अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अनीस हुसैन नॉर्थ कैंपस के ई प्लेटफॉर्म के साथ सर हसन मौजूद हैं बेटे, और हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। और बेटे यहाँ जो हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं ये है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो बेटे ये अच्छा देखिए, इससे रिलेटेड आपके पास है ना एम कैट हो या ई कैट हो तो बेटे ये सवाल आपके पास नहीं आएगा। इसके रूल से मुतालिक एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, लेकिन कोई अभी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपसे कह दिया जाए कि भाई आप लोग जो है वो इक्वेशन जो है वो आपको दे दी जाए और भले भाई इसको बैलेंस करने के बाद आंसर क्या आएगा। नहीं, इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन दी जाएगी, कोफिशिएंट पूछ सकता है ज़्यादा, उसके चार्जेस पूछ सकता है, या जो रूल से रिलेटेड है, जैसे अगर बेसिक मीडियम है तो ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करूं, एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करूं, ठीक है। इसी तरह से सबसे पहले जो है हमें किसको बैलेंस करना होता है, ठीक है। हम हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं, या मिसाल के तौर पर हम किसी और एटम को पहले बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रॉन चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो स्टेप्स हैं बेटे, इस तरह की जो बातें हैं हम आपसे पूछी जा सकती हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको कैसे लिखना है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको कैसे लिखना है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपसे इस पार्ट के अंदर, ठीक है। और जो है फिर हम आगे चलेंगे। तो बेटे शुरू करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अच्छा बेटे, अब देखिए बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। हम सिर्फ और सिर्फ जो है उन्हीं रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को कंसीडर करेंगे कि जिनमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, राइट, जिनमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो जहां चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सिर्फ उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। अगर किसी में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो रहा तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि ये कैसे पता लगेगा सर कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बेटे ये हम अभी आपको सिखाते हैं कि कैसे हमें पता लगता है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है या नहीं। ये अभी आगे जाके आपको समझ में आएगी बात। हाँ, अब एमसीक्यू कैसे बन सकता है इस पॉइंट का कि इन बैलेंसिंग, अब एमसीक्यू चाहो तो इसको अपने पास लिख लो। इन बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ओनली दोज सब्सटेंसेस आर कंसीडर्ड इन विच ऑप्शन ए change in oxidation state occur, option B change in oxidation state is not occur, that is oxidation state remains constant, ये option B है। C both A and B are considered, D none of these। तो बेटे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा A alpha, that is the change in oxidation state occur। अच्छा, अब ये चीज़ मालूम करने के लिए कि भाई कहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, तो हम जो है जो मॉलिक्यूलर इक्वेशन होती है उस मॉलिक्यूलर इक्वेशन को हम आयोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते वक्त भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा कहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है। और इसमें यह भी ख्याल रखा जाएगा कि देखो जो हमारे सब्सटेंसेज हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो आयोनिक होते हैं और एक पार्शियली आयोनाइज्ड। जो पार्शियली आयोनाइज्ड है बेसिकली ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, दीज आर द पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, अब ये जो आयोनिक सब्सटेंसेस हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सॉल्युबल इन वाटर और एक होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर।
जैसे अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल देखिए, जैसे NaCl है, तो बेटे NaCl सॉल्युबल इन वाटर है, तो लिहाजा हम इसको ऐसे यूँ लिखना चाहिए, तरीका ये है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो NaCl को सॉलिड फेज में तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब वो एक्वस फॉर्म में आएगा तो बेटे इस तरह से लिखा जाएगा। और Na और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में से भी सिर्फ हम उसको जो है आयनिक इक्वेशन में रखेंगे कि जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। जैसे अमूमन सोडियम में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता, तो सोडियम को जो है निगलेक्ट कर दिया जाएगा और सिर्फ क्लोराइड को लिया जाएगा। ठीक है, जब हम इसको आयोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम मॉलिक्यूलर इक्वेशन, तो हम इसको NaCl नहीं लिखेंगे बल्कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिखेंगे। एंड ओनली दैट आयन और दोज स्पीशीज will be considered which undergo the change in oxidation state. If someone's oxidation state remains constant, then it will be not written in ionic equation. अच्छा देखो, कुछ होते हैं insoluble in water होते हैं, तो जो soluble in water है तो उनको तो हम आयंस की फॉर्म में लिखेंगे या आयोनिक फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन जो इनसॉल्युबल हैं उनको न्यूट्रल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे BaSO4 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, BaSO4 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो बेटे हम इसको एज इट इज लिखेंगे, नो चेंज, यानी ये न्यूट्रल फॉर्म में लिखा जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हम देखो आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते वक्त इसको आयनिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल इन वाटर हो उसे एज इट इज लिखा जाता है बेटे। ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। मैं इस हिस्से को मिटा दूंगा, बस ये एग्जाम्पल मैंने लिखी है ना, इस एग्जाम्पल को नोट कर लें पहले, बस मिटा दें। ओके, अच्छा, अब पार्शियली आयनिक सब्सटेंसेस भी दो होते हैं, ठीक है, यानी या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स भी दो तरह के होते हैं हमारे पास। ठीक है बेटे, एक वो होते हैं कि जिनकी हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होती है, जिनकी हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होती है। और बेटे एक हमारे पास वो होते हैं कि जिनकी लो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होती है। अब जिनकी हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, जैसे HCl है, तो मैं उसको लिखूंगा एज H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और यूं लिखने के बाद इसमें से उसको चूज करूंगा, उसको आयोनिक फॉर्म में रखूंगा कि जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे आप देखेंगे कि इक्वेशन में अमूमन H पॉजिटिव में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता, हाइड्रोजन में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता, तो चूंकि हाइड्रोजन में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता, लिहाजा हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे और हम क्लोराइड को वहां पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे HNO3 है, जैसे H2SO4 है, या अल्कलीज हो गई, NaOH हो गया या KOH हो गया वगैरह वगैरह, तो इनको आयनिक फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन जिनकी लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, जैसे H2S लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, जैसे HNO2 है, नाइट्रस एसिड है, लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है। तो लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होने की वजह से बेटे हम इनको जो है न्यूट्रल फॉर्म में लिखेंगे, हम इनको जो है वो डिसोसिएट करके नहीं लिखेंगे। यानी H2S को जो है अगर हम इस तरह से लिख देंगे H पॉजिटिव एंड S-2, तो बेटे ये तरीक़ाकार गलत होगा। अच्छा, अब जो कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स साइन होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स साइन को एज इट इज लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ हमारे पास फेरिफेरोसाइनेट्स के एग्जांपल्स हैं, तो बेटे इनको एज इट इज लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको यूँ लिख दूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर Fe, ठीक है, +2 और Cn-1, या इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि Fe +3 और Cn-1, ये गलत है, इस तरह लिखना गलत होगा। तो बेटे ये कुछ अहम एग्जांपल्स थी जो हमने आपके सामने रखी, काइंडली इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और आगे की बातें हम शुरू करेंगे। ठीक है।
सो आई होप कि बेटे आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। ये अहम बातें थी। अब हम जाएंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम रूल्स की तरफ जाएंगे बेटे, और रूल्स फॉर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ऊपर तो हेडिंग लिखी है इलेक्ट्रॉन मेथड की, तो मैं सिर्फ रूल्स की हेडिंग डाल रहा हूँ कि वो क्या क्या रूल्स हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को आपने याद रखना है। मैंने फिर कहूँगा कि देखिए इक्वेशन जो है हमारे पास, इक्वेशन में हमारे पास जो है बैलेंस करने को नहीं आएगी कि इक्वेशन दे दी जाए, बल्कि वहाँ ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लॉजिक बेस्ड एमसीक्यूज जो है बेटे वो यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, मेमोरी बेस्ड भी और लॉजिक बेस्ड भी। अब देखो बेटे ये रूल्स हैं, हमें इक्वेशन गिवन होगी। अब ये इक्वेशन जो है ना वर्ड्स में लिखी होगी, जैसे HCl रिएक्ट्स विद NaOH, या इस तरह से कोई और रिएक्शन होगा कि कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो हमें इसकी स्केलेटन इक्वेशन बनानी होगी, यानी उसको हमें जो है वो सैम्पलिक फॉर्म में लिखना होगा। तो ये पहला काम होता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है कि वर्ड्स वाली इक्वेशन को स्केलेटन, मैं भी सारे स्टेप्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा एक। अच्छा, स्केलेटन इक्वेशन को फिर हम आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा जब हम स्केलेटन इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हम सिर्फ वही जो है सब्सटेंसेस को कंसीडर करेंगे कि जहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। अगर कहीं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रहा तो हम उसे निगलेक्ट कर देंगे। हम इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि हमारे पास सिर्फ वही सब्सटेंसेस को आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि जो कि आयोनिक हैं या जिनकी और आयोनिक हैं और सॉल्युबल हैं और जिनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो अप्रिशिएबल है, या जिनको जो है वो अप्रिशिएटली जो है या टू अ ग्रेट एक्सटेंट दे कैन बी आयोनाइज्ड। अच्छा, फिर बेटे आयोनिक इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया जाएगा इनटू टू हाफ। ये कौन कौन से हाफ्स होते हैं? एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ या ऑक्सीडेशन पार्शियल इक्वेशन, और एक होती है रिडक्शन हाफ या रिडक्शन पार्शियल इक्वेशन। अब हम ये देखेंगे इस स्टेप को भी, अब जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो इक्वेशन में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। अगर मिसाल के तौर पर कॉपर न्यूट्रल है और वो कन्वर्ट हो रहा है +2 में, तो कॉपर न्यूट्रल का कॉपर +2 में कन्वर्ट होना ये ऑक्सीडेशन है, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास Cl2 है और वो Cl-1 में कन्वर्ट हो रहा है बेटे, तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, लिहाजा इसे रिडक्शन कहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, अच्छा ये 3 स्टेप्स हो गए बेटा। बैलेंसिंग को मैंने कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट बना दिया, इंशाल्लाह ये आपको आप भूलेंगे नहीं अगर आप इस तरह से इसको याद रखते हैं। इस टेबल को याद रखें, ये टेबल आपके लिए बड़ा अहम टेबल है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो भाई, अब 3 तरह की मीडियम्स में मिलेंगे, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम। ये सारे मीडियम्स हैं। ठीक है, अच्छा अब एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जितने भी एटम्स होंगे, एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन, उनको बैलेंस किया जाएगा, चाहे एसिडिक मीडियम हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे बेसिक हो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ के अंदर सबसे पहले, जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कॉपर है तो कॉपर को बैलेंस करें, सल्फर है तो सल्फर को बैलेंस करें, कार्बन है तो कार्बन को बैलेंस करें। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले बैलेंस नहीं किया जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी होंगे उनको बैलेंस किया जाएगा। फिर सेकेंड, अच्छा तरतीब बैलेंसिंग यही होनी चाहिए। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O यूज करेंगे। अब ये MCQ में आ सकता है कि इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे ऐसे MCQ आ जाए। यहां लिख देता हूं, ये MCQ है।
in which of the following oxygen medium oxygen is balanced by H2O? Option A acidic, option B basic, option C neutral, option D both A and B, option E both A and C. Got it? तो बेटे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो ई होगा, बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह से एक एमसीक्यू बन सकता है कि भाई बेसिक मीडियम में अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो मैं OH नेगेटिव यूज़ करूँगा। फिर थर्ड नंबर पे आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव को यूज किया जाता है। इन एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H पॉजिटिव, व्हाइल इन केस ऑफ द बेसिक मीडियम हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H2O, राइट। और बेटे आखिर में चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए वट एवर द मीडियम इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं। जब आप चार्ज को बैलेंस कर लिया, चारों चीज़ें बैलेंस हो गई, अब आप जो है एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली आप दोनों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आप दोनों तरफ जो है ये काम करेंगे कि आप जो है वो एक नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो होगा LCM। यानी आप दोनों तरफ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका LCM लेंगे और जो भी LCM आएगा तो आपने क्या करना है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को या सारे कोफिशिएंट्स को आपने उस LCM में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, वही जो मैंने अभी बताया, मल्टीप्लाई ईच पार्शियल इक्वेशन दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ बाय अ नंबर so that the electrons in both the partial half becomes equal। दोनों partial half में electrons जो हो जाएं वो क्या हो जाएं, equal हो जाएं। जब वो इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे तो आपने उनको ऐड कर देना है एट द टू पार्शियल इक्वेशंस, ठीक है। तो दोनों पार्शियल इक्वेशंस को आपने ऐड कर देना है। तो बेटे ये आपके पास जो है वो काम हो गया जो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के रूल्स का। अब एक एग्जाम्पल करके जो है वो हम इस पार्ट को जो है वो एंड कर सकते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। बस सामने से हटाओ बेटे, आप लोग कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो चुका होगा। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ और एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन एग्जाम्पल। अच्छा बेटे, अब देखो एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, बैलेंस द ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। H2S की बेटे ऑक्सीडेशन हो रही है विद HNO3, राइट। तो HNO3 जो है वो हमारा OA यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2S यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बन जाए। अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। अच्छा, अब इस इक्वेशन को आपने लिखना है सबसे पहले स्केलेटन फॉर्म। स्केलेटन फॉर्म कैसे लिखते हैं बेटा? तो स्केलेटन फॉर्म में कैसे लिखते हैं बेटे? हम यहां पे लिख रहे हैं H2S प्लस HNO3, बैलेंसिंग बाद आखिर में कर लेंगे। तो बेटे हमारे पास H2S जो है वो ऑक्सीडाइज होकर सल्फर में कन्वर्ट होता है और HNO3 रिड्यूस होगा तो ये NO में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस H2O। तो देखिए क्या हुआ, H2S reacts with HNO3 and we got sulfur, NO and H2O। तो देखिए बैलेंस है हमारे पास। क्या बैलेंसिंग हो चुकी है या बैलेंसिंग करना बाकी है? बैलेंस करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो हमें बैलेंस करने को दी जा रही है ना, हमने एज इट इज लिखना है। ये स्केलेटल फॉर्म इसकी आ गई।
अच्छा, अब इसको स्केलेटन फॉर्म, बेसिकली स्केलेटन इक्वेशन को मॉलिक्यूलर इक्वेशन भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर इक्वेशन भी कहते हैं। तो बेटे अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको जो है वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, आपको सवाल नहीं आएगा, ये सिर्फ जस्ट एक एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं। बाद में कोई बच्चा मुझसे फरमाइश ना करे कि भाई इससे ज़्यादा इसकी और एग्जाम्पल्स भी करवा दें, ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जहाँ से MCQ रीजन है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो H2S एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अब फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 में पेज नंबर 218 जाके देखें तो वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट मिल जाएंगे। और HNO3 बेटे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो H2S जो कि वीक है इसलिए इसको एज इट इज लिखा जाएगा। अब भले हमारे पास जो है HNO3 को एज H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव प्लस NO3 नेगेटिव। अच्छा, यहां पे सल्फर एज इट इज, क्योंकि सल्फर तो एटम है तो एटॉमिक फॉर्म में लिखा जाएगा। NO आयनिक, आयनाइज नहीं होता। और वाटर। अच्छा, कुछ यहां से रिमूव करना होगा, ठीक है। जैसे आप देखें H पॉजिटिव यहां पर, यहां पे भी और यहां पे भी बेटे H के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा तो लिहाजा इन दोनों को शामिल नहीं किया जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है और यहाँ भी -2 है। हाँ, अच्छा, मैं सल्फर को क्यों ले रहा हूँ, जरा गौर से देख लो कि सल्फर को क्यों लिया जा रहा है। यहाँ सल्फर -2 है और यहाँ सल्फर 0 है, तो देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। तो बच्चे मुझसे कहते हैं सर ये वाला H2 क्यों लिया आपने, H में तो नहीं आ रही ना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ भी H+1 है तो इसको क्यों ले रहे हैं साथ। तो बेटे ये मजबूरी है मेरी कि सल्फर के साथ ये बॉन्ड हुआ हुआ है और H2S को मैं आयनिक फॉर्म में नहीं लिख सकता, इसलिए मुझे इस H को यहाँ लिखना होगा। इसी तरह इस ऑक्सीजन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर भी है, लेकिन नाइट्रोजन में आ रहा है। अगर आप देखें नाइट्रोजन जो है, राइट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ +5 होगी, यहाँ निकालेंगे तो +2 होगी। सो यू कैन ऑब्जर्व द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन नाइट्रोजन। लेकिन क्या है कि ये पार्ट है, पूरा मॉलिक्यूलर आयन है, तो लिहाजा इसको एज इट इज यहाँ पे लिखना होगा। अब ये बात कैसे पता लगती है बेटे, ये प्रैक्टिस से पता लगेगी कि HNO3 है वो H और नाइट्रेट NO3 में कन्वर्ट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड है H और सल्फेट में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोरिक एसिड है H और फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन और फॉस्फेट में। तो ये चीज़ प्रैक्टिस कर मांगती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप समझ गए यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्म मुझे चाहिए होगी वो क्या होगी, मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ जिसका मुझे काम है। तो देख लीजिए H2S प्लस NO3 -1 एरो सल्फर प्लस NO। और बेटा अभी आपने देखा कि -2 से यहां पर सल्फर 0 हो रहा है। -2 से 0 होने को क्या कहते हैं, ये देखिए -2 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रही है, यानी इंक्रीज हो रहा है बेटा, ये इंक्रीज है। नेगेटिव से 0 हो जाना इंक्रीज है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को नाम दिया जाता है ऑक्सीडेशन का। क्या नाम दिया जाता है, ऑक्सीडेशन का। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जो NO3 है हमारा बेटे, ये NO3 हमारे पास जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो अगर आप यहाँ गौर करें तो बेटे +5 से +2 हो जाना, बेटे ये क्या होगा, +5 से +2 हो जाना रिडक्शन है, ठीक है। तो अब दो हाफ में इक्वेशन को मैं स्प्लिट कर दूंगा, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ होगी। तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, H2S सल्फर NO3
NO। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया, लेकिन आपको मैं शुरू में मतलब मुझे डिस्कस कर लेनी चाहिए थी, अभी आपको बता रहा हूँ। देखो बेटे, ना एसिड्स मौजूद है ना यहाँ पे, ये भी एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो मीडियम है हमारा वो क्या है? एसिडिक मीडियम है। अब एसिडिक मीडियम में देखो, सबसे पहले हमने अभी लास्ट में वीडियो को रिवाइंड करके देखो कि मैंने आपसे कहा था कि पहले आप ऑल अदर एटम को बैलेंस करोगे, तो सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा, ऑक्सीजन है नहीं तो डायरेक्ट हाइड्रोजन पे चले आएंगे। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो अगर मैं यहाँ पे 2H पॉजिटिव लगा दूं तो हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस हो गए। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन इज बैलेंस बाय H पॉजिटिव। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक स्टेप बस और करूँगा यहाँ पे कि H2S है, सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 0 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर रहा हूँ। सल्फर प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंसिंग की जो 4 बातें मैंने बताई थी उनको नोट कर लीजिए। इसी तरह नाइट्रेट और NO की अगर मैं बात करूं तो बेटे यहाँ पे नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में हम वाटर यूज करते हैं। हियर वी हैव 3 ऑक्सीजन, हियर वी हैव 1 ऑक्सीजन। तो जितने ऑक्सीजन आपको मजीद चाहिए उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करो। लिख लो इस बात को, जितने ऑक्सीजन मजीद चाहिए उतने वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन का मसला हो गया, 2 2 4, तो बेटे यहाँ पे 4H पॉजिटिव, ठीक है, 4H पॉजिटिव। अब देखो एक चीज सीख लो, यहाँ पे 4 + 1 और N पे -1 है, ये 0 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल कंपाउंड की 0 होती है, अभी बताया था हमने रूल्स के अंदर इससे पहले वाले पार्ट में। और H2 की भी 0 होगी। तो 4 1 = 4, माइनस का 1 0 और 2 0 0, 4 + 1 प्लस का 3 और बेटे ये 0। तो +3 का मतलब क्या होता है? +3 का मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, और 0 का मतलब ये है कि ना इलेक्ट्रॉन कम है और ना ही ज्यादा है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देने की जरूरत है। तो देखो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ और 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H पॉजिटिव प्लस NO3 -1 NO2H2। अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ पे दोनों काम कर लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आपको नजर आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन जो 3 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। लेकिन उससे पहले एक और एमसीक्यू सुन लो। ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं प्रोडक्ट में। ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं प्रोडक्ट में। अगर तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं रिएक्टेंट में, गलत है। रिडक्शन हाफ में R फॉर रिडक्शन, R फॉर रिएक्टेंट। तो रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं रिएक्टेंट के अंदर, रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं रिएक्टेंट के अंदर। अगर तुम्हें रिडक्शन हाफ में रिडक्शन पार्शियल इक्वेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में नजर आ रहे हैं तो बेटा ये गलती है, ठीक है। ये 2 बातें अहम है, अपने पास नोट कर लो मेरा बेटा। ठीक है भाई। अच्छा, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा इसको। बेटे 2 और 3 का एलसीएम ईकेट वालों के लिए तो बाएं हाथ का काम है। एमकेट वाले बच्चे भी बहुत अच्छे आजकल मैथ्स हो गई है, मैंने देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ बेटे, एक टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते। एलसीएम लेने का फिर यही तरीका रह गया, 2 3 = 6। अब इसको भी 6 करना है, इसको भी 6 करना है। लेकिन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को 6 नहीं कर सकते, पूरे सिस्टम को 6 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको सबको करना पड़ेगा। तो देखो इसको 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो पूरी इक्वेशन जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 1 = 3, 3H2S आ गया, 3S, 3 2 = 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेटे 2 3 = 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 = 8H पॉजिटिव प्लस 2 NO3 -1, 2 NO प्लस 4H2, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस बन गई, यानी दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे।
at the two partial equations। अब इन दोनों पार्शियल इक्वेशंस को ऐड करने जा रहे हैं। तो बेटा ऐड करने का तरीका क्या होगा, देखो 3H2S एरो 3 सल्फर प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 2NO3 माइनस 1 एरो 2NO प्लस 4H2O। बेटे अब आपने देखा कि यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो गए। ये 8H पॉजिटिव है, ये 6H पॉजिटिव है, तो बेटा ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2H पॉजिटिव बचेंगे। सही है, कितने 2H पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो मैं इसको लिख रहा हूँ। फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, 3H2S प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2NO3 माइनस 1, राइट। उसके बाद बेटे 3S प्लस 2NO प्लस 4H2 गॉट इट। अच्छा बेटा ये आयोनिक इक्वेशन है अभी भी, तो इस तरह से लिखना बदतमीजी होती है, तो थोड़ा तमीज से लिख देते हैं। 3H2S, जैसे आपने खाना खाया, हाथ धोए बगैर आप जो है ना खाना खाने बैठ जाओ, खाना खाने के बाद भी आप हाथ ना धो तो बदतमीजी है। खाना तो खा लिया, पेट तो भर गया, जिंदा तो रहेंगे। अब ये दोनों चीजें अगर आप देखें तो H और NO3 1:1 के रेशियो में है। तो देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, समेट के मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखूंगा। फाइनल इक्वेशन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होनी चाहिए, 3S प्लस 2NO प्लस 4H2। तो बेटे ये मैंने सिर्फ आपको आपके लिए, आपकी तसल्ली के लिए एक इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी है। ठीक है, लेकिन मैं फिर चाहूँगा कि आप फोकस करें। आपको जो फोकस रहना चाहिए बेटे, वो फोकस रहना चाहिए जो है रूल्स के ऊपर, और जो बातें मैंने इससे पहले बताई हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय इलेक्ट्रॉन मेथड की, रूल से पहले 2-3 पॉइंट बताएं, उनके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। आपके पास सवाल सॉल्व करने को नहीं आएगा, सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस जब आप MC अपनी अनिसन की बुक से करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको समझ में बात आ जाएगी। नहीं आएगी तो बेटे आप जो है काउंसलिंग क्लास के अंदर मुझसे डिस्कस कर लीजिए। तो कॉपी करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको बंद कर रहा हूँ। सो मिटा रहे हैं बेटे, यकीन आपने कॉपी कर लिया होगा। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे, वो है इंडिकेटर। लेकिन इससे पहले कि मैं इंडिकेटर के बारे में आपको बताऊं, सुनिए बेटा, हमारे यहाँ बच्चे जो है वो न्यूट्रलाइजेशन, ये मैं पढ़ा चुका हूँ टॉपिक, याद रहे, एंड टाइट्रेशन को एक ही बात समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो अगर मैं बात करूं न्यूट्रलाइजेशन की, तो न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन की बात करूं तो एसिड और बेस रिएक्ट करके
सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं टाइट्रेशन की। बेटे टाइट्रेशन में क्या होता है, सुनिए। ये एक सॉल्यूशन ए है, इस सॉल्यूशन ए की कंसंट्रेशन 1 मोलर है। आई नो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ए। और एक सॉल्यूशन बी है और इसकी कंसंट्रेशन मुझे मालूम नहीं है या मुझे मालूम करनी है, नहीं है अभी मालूम। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसकी कंसंट्रेशन मालूम हो, नोन सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और बेटे ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन मालूम ना हो, हम उसे कहते हैं अननोन सॉल्यूशन या अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन। गॉट इट? अच्छा, अब टाइट्रेशन क्या हो गया? ठीक है बेटे, मैं अननोन सॉल्यूशन को नोन सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन मालूम कर लूं। अगर मैं अननोन सॉल्यूशन या अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन को नोन या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दूं विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन, यानी मैं बी की कंसंट्रेशन मालूम कर लूं विद द हेल्प ऑफ ए, तो बेटे इस प्रोसेस को कहेंगे टाइट्रेशन। टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन, या टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अनस्टैंडर्ड सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइट्रेशन। तो ये टाइट्रेशन है। बेटे टाइट्रेशन हमारे पास 2 तरह की होती है। अगर हम बात करें टाइट्रेशन की, तो टाइट्रेशन हमारे पास 2 तरह की होती है। एक कहलाती है बेटे एसिड बेस टाइट्रेशन और एक कहलाती है रिडॉक्स टाइट्रेशन। बेटे अगर मैं बात करूं एसिड बेस टाइट्रेशन की, तो एसिड बेस टाइट्रेशन भी 2 तरह की होती है। एक कहलाती है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसके साथ हम वीक एसिड यूज कर रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है, ठीक है, वीक एसिड, और एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन। जबकि रिडॉक्स टाइट्रेशन में बेटे हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सब फर्स्ट ईयर में आपने किया है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो बस एक जल्दी से रिकॉल करवा रहे हैं बेटे। स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड टाइट्रेशन में हम फिनोल्फथलीन को एज ए इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, और बेटे यहाँ पे हम मिथाइल ऑरेंज को इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हमारे सिलेबस में या आप लोगों ने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखा है वो KMnO4 है बेटे। ठीक है, वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। HNO3 इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो है K2Cr2O7, K2Cr4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैंने एक ट्रिक सिखाई भी आप लोगों को कि इफ सम एलिमेंट इज प्रेजेंट विद इट्स हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देन इन अ कंपाउंड, देन इट इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ठीक है, तो वो बिहेवियर जो शो करेगा या पूरे सिस्टम का, पूरे मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर हो जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर हो जाएगा। तो फिर सुन लो कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चला गया तो बेटे उसका बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर हो जाएगा। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर फेरस सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट है, ऑक्सैलिक एसिड वगैरह है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। अच्छा, ये इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर क्या होता है अभी हमें बात करने जा रहे हैं, लेकिन पहले समझ ले जरा सा। तो यहाँ पे ये एमसीक्यूज हैं अलग अलग। तो फिर फिनोफ्थलीन यहाँ इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे, और यहाँ पे केमनोफोर जिसका कलर डीप पिंक होता है। जिसका कलर क्या होता है बेटे? डीप पिंक होता है। ठीक है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 93 पे जाके देखेंगे, वहाँ लिखा हुआ है सेकेंड या थर्ड पैरा के अंदर लिखा हुआ है कि डीप पिंक कलर का होता है, डीप पिंक। इसी वजह से इसका नाम पिंकी भी है, इसका कॉमन नेम है पिंकी, राइट। तो डीप पिंक कलर का होता है, एक्ट एज इंडिकेटर। ये खुद ही इंडिकेटर का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो अभी इसके ऊपर और मजीद बात करता हूं, लेकिन पहले ये सब कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। मिटा दूं? नोट कर लिया? अच्छा बेटे, अभी इंडिकेटर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है और बहुत मुख्तसर सी बात है। ठीक है, देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटे, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स खुद या तो वीक एसिड्स होते हैं या वीक बेसिस होते हैं। और ये वीक एसिड्स या वीक बेसिस जो होते हैं हमारे पास, ठीक है बेटे, इनका काम क्या होता है? दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन एंड पॉइंट जहां टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, एंड पॉइंट इन टाइट्रेशन। फिर सुन लो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं which are themselves weak acids or bases, they are used to determine end point in titration. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इनके कलर आपको याद होने चाहिए। इनके कलर पे एमकेट और इकेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, एमसीक्यूज बनेंगे। लिटमस है तो एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है। लिटमस पेपर जो है या जो लिटमस है हमारे पास, बेसिक मीडियम में ब्लू, और बेटे न्यूट्रल में जो है वो पर्पल कलर देता है। जबकि मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक मीडियम में रेड, ठीक है, तो रेडिश पिंक कलर होता है बेसिकली, और येलो कलर देता है बेसिक मीडियम में, ऑरेंज कलर देता है न्यूट्रल फॉर्म में, न्यूट्रल मीडियम के अंदर, यानी न्यूट्रल सोल्यूशन अगर होगा। फिनोफ्थलीन कलरलेस रहता है एसिड में, लेकिन बेस में पिंक हो जाता है, न्यूट्रल में भी कलरलेस रहता है, तो दोनों जगह कलरलेस रहता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है बेटे, वो आपके पास एसिडिक मीडियम में रेड, बेसिक मीडियम में पर्पल और न्यूट्रल मीडियम में ग्रीन कलर देता है। तो ये टेबल याद होना चाहिए बेटे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 और पेज नंबर 216 पर भी ये टेबल बना हुआ है, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है बेटे, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। मिटा दें? बेटा अगला टॉपिक हमारे पास होना होगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस की जो स्ट्रेंथ होती है।
अच्छा बेटे, अगला टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बेटे इसके चार हम लोग जो है चार तरीक़ों से इसको जो है डिसाइड कर सकते हैं। पहला है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। दूसरा है परसेंटेज डिसोसिएशन और परसेंटेज आयोनाइजेशन। तीसरा है बेटे हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट्स। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट दो होते हैं, अगर के ए होगा तो बेटे ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड होगा, और अगर के बी है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस होगा। ठीक है। और बेटा चौथा है पीएच। आज सबको तो कवर नहीं कर पाएंगे हम इस पार्ट के अंदर, लेकिन जितना मैक्सिमम कवर हो गया हम उसको कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लेके चलते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन की जब हम बात करते हैं बेटे, तो हमारे पास जो है यहाँ पर देखो, पहले तो समझ लो, अगर मेरे पास आयोनिक सब्सटेंस है, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लो। वैसे तो डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन को एक ही मायनों में लिया जाता है, ठीक है। जैसे इक्वल और इक्विवेलेंट को एक ही मायनों में लिया जाता है, हालांकि इक्वल और इक्विवेलेंट में फ़र्क है, ठीक है। तो मतलब लेकिन जो है ना वो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आयोनिक सब्सटेंस होगा बेटे उसके लिए लफ्ज़ डिसोसिएशन है, और अगर कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है इट मस्ट बी पोलर इन नेचर, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो बेटे वहाँ पे लफ्ज़ यूज़ होगा आयोनाइजेशन। यानी अगर मैं बात करूँ NaCl की, तो NaCl जो है बेटे, लेट्स सपोज NaCl की बात हो रही है, NaCl जो है राइट, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गया। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। इसे डिसोसिएशन कहेंगे, मैं लिख देता हूँ डिसोसिएशन। और बेटे अगर HCl विच इज द पोलर मॉलिक्यूल, सो अगर ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, सो बेसिकली HCl तो गैसियस फॉर्म में होता है, तो अगर एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है तो बेटे इसे मैं नाम दूंगा आयोनाइजेशन का। अच्छा, ये मुझे बताना मतलब ये पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस लेवल के ऊपर जो है, खासतौर पर MCAT के बच्चों को ये बात मालूम होनी चाहिए। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। चले। अच्छा, अब बेटे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं हम। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो बेटे हमारे पास इसको हम अल्फा से प्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड
units divided by total number of units। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं HCl की, और HCl के हमने 1000 यूनिट्स ले लिए। कितने यूनिट ले लिए? टोटल यूनिट्स है 1000, टोटल यूनिट्स जो हमने वाटर में ऐड किए। और बेटे इसमें से 900 डिसोसिएट हो गए। जब 900 डिसोसिएट हो गए तो अब मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के जगह ऐसे जाऊँगा, ऊपर लिखूँगा नंबर ऑफ डिसोसिएटेड 900 और बेटे नीचे लिखूँगा 1000। तो 900 अपॉन 1000 विल बी इक्वल टू 0.9। ठीक है, तो 0.9 जो है ये मेरे पास आ गया। तो ये बेटे मेरे पास जो है बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है। इस तरह से और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। ठीक है, कई एग्जांपल्स हैं हमारे पास इस तरह की जिसको हम जो है वो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर H2S है। ठीक है, तो H2S के मैंने 1000 टोटल यूनिट्स लिए, मैंने वो 1000 ले लिए, है ना। अच्छा, अब जो मैंने 1000 यूनिट वाटर में ऐड किए तो इसमें से सिर्फ 100 जो है वो डिसोसिएट हुए। तो बेटे मैं अल्फा कैसे निकालूंगा? ऊपर लिखते हैं हमारे पास डिसोसिएटेड दैट इज 100 और बेटे नीचे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एडेड इन द सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1 मेरे पास। ठीक है, सिंस इट इज अ यूनिट बिटवीन द सेम क्वांटिटीज हैंस इज डज नॉट कंटेन एनी it's a ratio between the same quantities, hence does not contain any unit. It's a ratio between the same quantities, hence it does not contain any unit. अच्छा देखो, चूंकि यहाँ पे वैल्यू 0.9 है, दिस वैल्यू इज 0.9, तो 0.9 वैल्यू ज़्यादा वैल्यू है बेटे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और चूंकि यहाँ पे वैल्यू 0.1 विच इज़ वेरी लो, सो ये एक वीक एसिड होगा। तो आपको समझ में आया कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन के जरिए हम स्ट्रॉन्ग और वीक को पहचान सकते हैं। इसी तरह बेस के लिए काम कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगी और वीक बेस की कम होगी। ये बात नोट कर लीजिए बेटे, मैं रब कर दूंगा बाद में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है MCQs के लिए बेटे। आइडियली अल्फा की वैल्यू 1 हो सकती है मैक्सिमम, बट प्रैक्टिकली अल्फा की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है बेसिकली लेस देन 1 होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल में ऐसा होता है। ठीक है, तो बेहतर तरीका ये है इन दोनों को लिखने के बजाय अल्फा के लिए यूं लिखा जाता है, राइट। तो बेटे ये तरीकाकार है अल्फा की वैल्यू लिखने का। MCAT के लिए वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है बेटे। अल्फा की यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, अब बेटे इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। तो ये हिस्सा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इस हिस्से को हमने मिटा दिया। अब हम यहाँ से जो है वो आगे की तरफ चलेंगे। बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ जो अगला हमारे पास है पैरामीटर है वो है परसेंटेज डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन।
परसेंटेज डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। देखो बेटे बहुत सिंपल है इसका फॉर्मूला, जो परसेंटेज डिसोसिएशन हो या आयोनाइजेशन हो एक ही बात है बेटे। इसको जो है हम किस तरह से किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ये क्या तरीक़ेकार है हमारे पास इसका। तो हम जो लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स डिसोसिएटेड और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स डिसॉल्व्ड, यानी वही फॉर्मूला है। नंबर ऑफ डिसोसिएटेड और आयोनाइज्ड यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिसॉल्व्ड, जो वाटर में हमने डिसॉल्व किए यूनिट्स, वही फॉर्मूला है, बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे चूंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लो भाई, एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। 1000 यूनिट्स of HNO3 is dissolved into water and its 700 units are dissociated. What is percentage dissociation? तो बेटा HNO3 के टोटल हमने कितने यूनिट्स लिए, 1000 यूनिट्स, ये टोटल है जो हमने डिसॉल्व किए, और उसमें से 700 क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, 700 डिसोसिएट हो गए। तो अब मैं परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करूँगा, परसेंटेज इज इक्वल टू बेटे ऊपर आ जाएंगे नंबर ऑफ डिसॉल्व्ड यूनिट्स दैट इज 700, नीचे आ जाएंगे बेटे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिसॉल्व्ड इनटू, ऊपर आएंगे डिसोसिएटेड, नीचे आएंगे डिसॉल्व्ड, मल्टीप्लाई बाय 100 बेटे, 100 1 जा 100 एंड 100 10 जा 1000, 10 1 जा 10 एंड 10 70 जा 70%, ठीक है। तो परसेंटेज कितनी आ गई, 70% मेरे पास आ गई, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेके करते हैं और उसमें हम जो है वो ये काम करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए, H2S, फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको वर्ड्स में नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटे ताकि जल्दी से ले लिए जाए। बेटे H2S के H2S तो पहले भी ले लिया था ना, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल दे दो भाई, H2S के अलावा ले लेते हैं एसिडिक एसिड ले देना, सिरका CH3COOH एसिडिक एसिड। तो एसिडिक एसिड के मैंने 1000 यूनिट्स लिए, जो टोटल डिसॉल्व्ड यूनिट्स हैं वो 1000 है, टोटल डिसॉल्व्ड यूनिट है 1000, और 140, चलो राउंड ऑफ कर लेते हैं, 150 जो है वो कुछ भी करके थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा के हमने इसको डिसोसिएट कर दिए, डिसोसिएटेड हो गए, ये डिसोसिएटेड है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन,
तो बेटे परसेंटेज आयोनाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वन 150 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? तो ये हमारे पास है 100 1 100, 100 10 10 1 और 150 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। इट इज 15 है। अच्छा, तो बेटे हमारे पास जो है, अच्छा मैंने थोड़े ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ले लिए, इसको मैं सही कर देता हूँ। 15 आंसर आ रहा है ना मेरे पास, थोड़े से इसको कम कर ले क्योंकि इतनी ज़्यादा डिसोसिएशन होती नहीं है बेटे इसकी। 15 कर ले तो बेटे परसेंटेज इज इक्वल टू 15 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 1 100, 100 10 1000, 15 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1.5%। तो हमारे पास देखिए परसेंटेज डिसोसिएशन आ गई बेटी। परसेंटेज डिसोसिएशन जो है 1.5% हमारे पास जो है एसिडिक एसिड की आई है। इसकी 70% है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाया। अब आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 218 के ऊपर भी जाके देखेंगे तो आपको इस तरह की वैल्यूज मिल जाएंगी। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास मौजूद है और ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा है इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन ज़्यादा है और ये जिसकी परसेंटेज डिसोसिएशन कम है तो ये हमारा वीक एसिड हो गया। देखो बेटे अब यहाँ पे इसको पहले नोट कर लो और मेरी बात को सुन लो। यहाँ पे 2 फैक्टर्स मज़ीद रह गए तो वो 2 फैक्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, यानी नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम जो है वो अपनी गुफ्तगू को यहीं पर रखेंगे और यहीं पर जो है इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, यानी इस पार्ट को हम यहीं तक रखेंगे। तब आप इसको कॉपी कर लीजिए तो फिर मैं इसको रब कर दूंगा। गॉट इट?